वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को कड़ी मेहनत के साथ क्रैक किया हुआ है। आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने व्यू शेयर करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपर के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने सीजीपीएससी 2021 में 46th रैंक हासिल किया है। सो लेट्स वेलकम आयशा जी, डीएसपी आयशा जी। थैंक यू सो मच सर एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। मेरा नाम बेनज़ीर आयशा है। 2021 पीएससी में मैंने 46 रैंक हासिल कर डीएसपी के पद पे मेरा चयन हुआ है। और मैंने स्कूलिंग में अपना बेसिक इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। मेरी स्कूलिंग रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है और इंजीनियरिंग मैंने चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन में कंप्लीट किया हुआ है। ओके, और आप कब के पास आउट है? मैं 2015 पास आउट हूँ। 15 पास आउट, मतलब एक लंबा जी जर्नी रहा लंबा है। जर्नी है। कैसा रहा था? मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद स्ट्रेट आपने ये सोचा कि तैयारी करेंगे कि और भी कुछ फेजेस थे? एक्चुअली सर मेरा ना बचपन से सपना था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी पे बैठना है और ये सपना बड़े होते साथ बड़ा होता रहा साथ में। बट कॉलेज के बाद ये हुआ कि मतलब मेरे स्कूल में जब मैं 12th में थी तो मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए थे। तो स्कूल कॉलेज डिफ़िकल्ट था थोड़ा। उसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी हमारे घर की। तो मैंने और मेरे भाई ने कॉलेज पढ़ते हुए ट्यूशन्स पढ़ाए और बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैंने रेलवे के एग्ज़ाम्स देने शुरू किए। मैंने रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, एनटीपीसी, जेई, बहुत सारे पेपर्स दिए। बट ये होता था मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो जाता था और मेरा सीबीटी 2 नहीं हो पाता था। तो मतलब और रेलवे के एग्ज़ाम्स हर साल नहीं भी आते हैं। तो एक ये था कि और एज लिमिट था कि एक बार एज निकल गई तो मैं तो रेलवे के पेपर्स नहीं दे सकती। तो मैंने बहुत सोचा कि नहीं, अब तो मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैंने अपना सोचा कि मुझे शिफ्ट करने की ज़रूरत है और पीएससी मुझे था, एक ऑप्शन दिखा मेरे सामने कि छत्तीसगढ़ पीएससी है। बट मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। इट वॉज अ बिगिनिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी उस समय जब मैंने शुरुआत की थी। और वो शिफ्ट बहुत लंबे समय के बाद, एक 3-4 साल के गैप के बाद शिफ्ट करना भी मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट मुझे वो डिसीजन लेना ही पड़ा क्योंकि मैं एक जगह पे रुक नहीं सकती थी और मुझे आगे तो बढ़ना था। तो उस समय मैंने शिफ्ट किया और तैयारी की, फिर सीजीपीएससी की। फिर सीजीपीएससी की आपने तैयारी की। कैसा रहा ये ओवरऑल एक्सपीरियंस? मतलब कोई जब इस फीस में एंटर करेगा तो किन किन डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ सकता है? डिफ़िकल्टीज़ ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको एक माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपको ये भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम आपसे 1 साल का लंबा समय मांगता है। तो आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको प्रीलिम्स देना है, आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस देना है, आपको मेंस के बाद इंटरव्यू में जाना है। क्योंकि इंटरव्यू का फेज़ तब आएगा जब आप मेंस लिखोगे और मेंस का फेज़ तब आएगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे। तो आपका लंबी जर्नी की तैयारी कर आनी होती है। बहुत कुछ माइंड में ये लेकर आना होता है कि नहीं, मुझे तो 2-3 साल लगाने ही पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत लकी होते हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है। आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट था ना। इस टाइम पे आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं? बहुत कुछ सर। मतलब जब मैंने पहले प्रिपरेशन शुरू की तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मेरे लिए छत्तीसगढ़ की नॉलेज एकदम ज़ीरो थी। तो तैयारी शुरू की, प्रीलिम्स नहीं निकला। मतलब मेरी ऐसी नहीं थी कि तैयारी नहीं हुई थी, बट ये था कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि पेपर बहुत इजी आया है, मेरा पेपर तो निकल रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले गए और मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। और उसके बाद कोविड, सब कुछ लॉकडाउन। अब 1 साल था। अब मैंने सोचा अब रोने से तो कुछ नहीं होना है, फिर से तैयारी शुरू करनी है। तो मैंने बैठकर नोट्स बनाने शुरू किए जो भी मुझे मेंस के लिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश में लिखना था, मुझे इंग्लिश में नोट्स चाहिए थे। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के अपने नोट्स बनाए बैठकर और फिर अगली बार प्रीलिम्स की तैयारी की। फिर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मेरा 167th रैंक था 2020 पीएससी में, बट पोस्ट नहीं मिला। फिर थर्ड के लिए पोस्ट नहीं मिला। अब ये हो गया था, रिजल्ट आते आते अक्टूबर नवंबर आ गया था। मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे, फरवरी में मुझे पेपर देना है। तो मैंने फरवरी 2 महीने बहुत जमकर पढ़ाई की। उस बीच मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो बहुत स्ट्रगल था। तो बहुत मतलब दिन रात पढ़ाई की थी उस समय 2 महीने। फिर प्रीलिम्स निकला और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू और फाइनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। कांग्रेचुलेशन। Thank you कैसा so था much. वो मोमेंट? पहले तो ये बताइए, मतलब
कई सालों से आप सोच रहे हैं आपके, और खासकर एक बात बताऊं, आप 15 पास आउट हैं, 93 बॉर्न हैं, तो जी। आपके दोस्तों के मतलब नौकरियां लग गई हाँ। हैं, घर ले रहे हैं, शादी जी। कर रहे हैं, बच्चे भी हो हाँ, रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब कुछ आपको कहीं से पता चलता होगा, देखते होंगे, और उसके बाद आपने ये सक्सेस हासिल की, तो हाँ। कैसे आपको लगा उस दिन, क्या क्या हुआ था? जब रिजल्ट आया तो सच बोल रही हूँ, मुझे पहली बार में अपना नाम नहीं मिला। हाँ। मुझे बहुत सारे 100 रैंक पार हो गया, मुझे नाम नहीं दिख रहा था, तो मैंने नाम से सर्च करने की कोशिश की तो भी मुझे मेरा नाम नहीं मिला। फिर तीसरी बार सांस लेकर आराम से देखना शुरू किया तो फर्स्ट पेज में नाम मिला, और फिर तो बस आंखों से आंसू बहना शुरू। उस समय वो मोमेंट ऐसा था ना, मतलब जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, वो सामने हो रहा है तो आप यकीन नहीं कर पाते हो कि हाँ एग्जाम मेरा नाम है लिस्ट में। तो वो मोमेंट बहुत ही ड्रीमी मोमेंट था मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी। मम्मी पापा को बताया तो कैसा लगा? मम्मी तो सामने ही बैठी हुई थी जब रिजल्ट देखा, एंड आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड जंपिंग। जब नाम देखा मैंने अपनी कुर्सी छोड़ के एकदम जंप करते हुए, मम्मी नाम है 46 रैंक है, तो मेरी मम्मी स्टार्टेड क्राइंग और सबको फोन की रिजल्ट आ गया है, इसका डीएसपी में सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत ड्रीमी मोमेंट था मेरे लिए वो। बिल्कुल सही। और फिर क्या था नेक्स्ट मोमेंट, आपने मतलब क्या क्या किया? एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब एक ऑफिसर बन जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है? दोस्तों के रिस्पॉन्स कैसे रहते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली? सब तो कॉन्ग्रेचुलेट ही करते हैं, मतलब आप मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि आप तो वही नॉर्मल हो। मुझे लगता है पोस्ट मिल जाने के बाद आपके अंदर भले ही चेंजेस आ जाएं, बट आप तो वही नॉर्मल इंसान ही रहते हो और आपको वैसा ही बिहेव करना चाहिए। तो मैं तो वैसा ही बिहेव करती हूँ सबके आपके साथ। फैमिली में और भी ऑफिसर वगैरह, या आप पहली हैं? मैं पहली हूँ पूरी फैमिली पूरी फैमिली में। बहुत आपके वजह से आपके फैमिली में अब कई लोग इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि वो करें, और एक ऑफिसर बनना भी और अपना नाम बनाना, अपने नाम के साथ अपने घर वालों का नाम बनाना बहुत खुशी की बात होती है। आप अपने घर वालों को एक गर्व महसूस करवाते हो और वो बहुत ज़रूरी है। अब मेरी वजह से लोग मोटिवेट हों और आगे आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सही। मुझे ना बड़ा ख़राब लगता है कि अभी जैसा दौर चल रहा है, सब लोग एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस पोस्ट कर रहे हैं कि इनके रिजल्ट में भी गड़बड़ है करके। जी। आप जैसे लोगों से मिल के ना मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतना पॉसिबल है ही, आपके पास इतने पैसे हैं ही, तो ये सब आप पहले ही कर लिए होते। इतना बिल्कुल स्ट्रगल करने की सर, बात क्या होती? नहीं होती। और मुझे लगता भी नहीं है किसी को इस तरह एक्यूज करना चाहिए, क्योंकि आप जब जानते नहीं हो तो आप जबरदस्ती की र्यूमर्स मत फैलाओ। अब जो सच्चाई है हम वो तो नहीं जानते, और इसके बारे में बात करना जरूरी भी नहीं है। आप अपने बारे में जानते हो और अपने तक ही सीमित रहो। आपकी खुशी आप तक है, आप और आपके घर वालों तक और है। मैं बस ना ये इसलिए पॉइंट को उठाता हूँ ना, या मैं बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूँ ना, क्योंकि कई लोग इस वजह से ना अपनी तैयारी छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। 3 साल मैंने बहुत पेशेंटली इस पोस्ट के लिए वेट किया है, बहुत स्ट्रगल करके। गिव अप ना करने वाला एक फीलिंग जो होता है ना, वो मैं आपको बोलूंगी कि गिव अप नहीं करना। चीजें, डिफिकल्टीज तो आएंगी, डिफिकल्टीज आर फेज ऑफ लाइफ, वो होना ही है, उसके बिना क्या मजा। रोना आता है बट ठीक है, 2 दिन रो, फिर तीसरे दिन तैयारी शुरू कर दो। बट तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी रूमर्स को सुन के तैयारी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं। अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, कि कोई ना एग्जाम कोई तो होने रिजल्ट ही लाएगा हैं। ही। हाँ। बिल्कुल, एग्जाम तो हर साल होने हैं। और किसी को भी मतलब एक्यूज करने से पहले जानो वो ज्यादा आप बेटर है। आप इस तरह नहीं बोल सकते। ये एक अलग होता है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं कि आप ना पूरा अपनी स्ट्रैटेजीज आपको अब शेयर करनी है, बताना है कि किस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर किया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज एक ना बहुत क्वेश्चन पूछने का आप लोगों से मन कर रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको पता नहीं रहता है कि क्या क्या चीजें मुझे कितने समय में कंप्लीट करनी है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका मन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। और कई बार ऐसा होता है ना, आप लगातार पढ़ते रहते हो, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है। मैं आज जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप सब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एज अ स्टूडेंट जब आप पढ़ाई करते हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस हुआ करते थे वो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से एक एग्जाम को क्रैक किया जाता है, क्या है वो सही तरीका। मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी वो एग्जाम क्रैक नहीं होता था।
ये समझ में नहीं आता था कि यार डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, टाइम कैसे मैनेज करें, टालने की प्रवृत्ति को कैसे दूर करें। ऐसे मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो थे ना, वो मुझे हमेशा पीछे खींचते रहते थे। फिर मुझे एक चीज समझ में आई, मैंने बहुतों का इंटरव्यू लिया, 200 प्लस इंटरव्यूज लिए, आईएएस ऑफिसर्स, गेट के टॉपर्स, सीजीपीएससी ऑफिसर्स। ऐसे इंटरव्यूज लेने के बाद मुझे ये समझ में आया कि व्हाट इज द राइट मेथड टू क्रैक एन एग्जामिनेशन। और इसी के साथ समझ में आया ना कि एक मेंटर की भूमिका आपके लाइफ में कितनी ज्यादा रहती है। मेंटर वो होता है जो आपकी बातों को सुनता है, आपके लिए उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकालता है जो आपको समझ में नहीं आता रहता है। एक जनरल गाइडेंस तो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है कि बताया जाता है कि इस तरीके से पढ़िए आपका एग्जाम निकल जाएगा। पर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब कोई एक सोल्यूशन बताता है ना कोई, तब वो आपको वर्क करता है। मुझे ये समझ में आया कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब दिलाना चाहिए, कैसे दिलाना चाहिए, और उससे मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लाना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिलता रहा और फाइनली हम लोगों ने मेंटर ज्ञान लॉन्च किया। मेंटर्स ज्ञान का मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अलग अलग टाइप के हम लोग आप लोगों के लिए अफोर्डेबल प्लान्स लेके आए, जहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। रेगुलरली आपको टारगेट्स देते हैं कि यार इन टारगेट्स को आप करते जाओ और अल्टीमेटली आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कई बार ऐसा नहीं लगता है कि हम टेस्ट में कम ला रहे हैं या कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सब समझ में नहीं आता। उस समय पर मेंटर्स ज्ञान के एक्सपर्ट मेंटर्स आपके लिए हेल्प लाते हैं, आपकी मदद करते हैं। और ये अभी हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं और सबका फीडबैक जबरदस्त है। बहुत सारे फीडबैक्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने दिया हुआ है और उनको एक्चुअल हेल्प मिला। क्योंकि ना एक मेंटर वो होता है जो आपके अंदर छुपी हुई जो टैलेंट्स रहते हैं उनको बाहर निकालता है, बताता है कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा है और ये बुरा है, आप अपने बुराइयों पे वर्क करो और अच्छाइयों को मेंटेन करके रखो। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स और हम लोग इस साल लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप लोग सीजीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको 12 मंथ्स का एक मास्टर प्लान चाहिए, वीकली अपडेट्स के साथ, हर 10 दिन में आपको टारगेट मिलेगा, कॉल मिलेगा, इसके लिए आपके पास एक 1999 रुपीज का एक प्लान हम लोग लेके आ रहे हैं। डिटेल्स आपको यहाँ पर सामने शो होंगी। और अगर आप डेली मोटिवेशन चाहते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको डेली मोटिवेट होना रहता है, डेली जानना रहता है कि क्या पढ़ना है सर, डेली अपडेट चाहिए रहता है, वो लोगों के लिए भी हम लोग प्लान्स लेके आए हैं 6,999 रुपीज में। बहुत अच्छा फीडबैक है। और ना यार ये सारी चीजें ना एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हम लोगों के पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। पर अगर आप ना सिर्फ एक बार ट्राई करना चाहते हैं ना कि मेंटर्स ज्ञान का मेंटरशिप प्रोग्राम कैसा है, कैसे वो पूरे छत्तीसगढ़ में बेस्ट है, तो आप 99 रुपीज में भी एक सेशन बुक कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए तो यार आप सेशन लेके जरूर ट्राई कर सकते हैं एंड एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर पसंद ना आए तो आपके पैसे रिफंड भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी मेंटरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपने डाउट्स वहां पर बताइए हम लोगों को, ताकि हम आपके लिए एक सेशन अरेंज कर सकें और आप गाइडेंस ले सकें। 99 रुपीज में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो उन सारे बेनिफिट्स का इस्तेमाल करिए एंड आइए ज्वाइन करिए मेंटर्स ज्ञान के साथ। तो सबसे पहले जब कोई इस फील्ड में आता है तो क्या क्या डाउट्स रहते हैं उनके दिमाग में, आपके दिमाग में क्या कहते हैं? जब मैं पहले आई थी सर तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बाकी इंडियन जीएस तो चलो ठीक है हम पढ़ते रहते हैं, बट छत्तीसगढ़ की मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज है। मुझे तो एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करने के बाद पता चला था कि छत्तीसगढ़ का कुछ ग्रामर भी होता है। तो उसके बाद तैयारी शुरू की। अब मेरे लिए बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा था कि मैं छत्तीसगढ़ को अच्छे से कर लूँ। तो मैं जब, और जो बाकी अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आपके प्रीलिम्स का 50% पोर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ कवर करता है। तो आप छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बाकी समय बाकी भी करना है आपको, बाकी सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फोकस छत्तीसगढ़ में करना है आपको, प्रीलिम्स निकालना है तो वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी मेंस के लिए आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ लिख रहे हैं, लिखने के लिए आपको नॉलेज भी होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी सर, पिछले 2-3 साल से ना एग्जाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ये हर जो एग्जाम दे रहे होंगे उन्होंने ये नोटिस किया होगा।
प्रीलिम्स का तो हुआ ही है, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत डाटा भी कई बार फोकस कर रहा है, तो उसमें आपको हर एक चीज को बहुत डिटेल से कवर करने की जरूरत है। आप ऐसे ऊपरी पढ़कर छोड़कर चले जाओगे या वन लाइनर पढ़कर चले जाओगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको एकदम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है। हो सके तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि अपने नोट्स बनाओ। अगर आपके पास समय है तो आपके नोट्स किसी भी बुक से बेहतर हो सकते हैं, उसको अपग्रेड करते रहो। ऐसा नहीं ना कि इस साल एग्जाम देना था बना लिया और हर बार उसी बुक्स को उसी नोट्स को पढ़ना है। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इस बुक्स को, जो भी चेंजेस हो रही है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। और वो नोट्स आपको ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में भी बहुत काम आएंगे, क्योंकि मेंस में वही चीजें हैं, बस आपको वो लिखनी है और आपको नॉलेज तो होना पड़ेगा लिखने के लिए उन चीजों को। तो बहुत राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सही तरीके से। आपको एग्जाम में क्या पूछ रहा है, आपको सीधा सीधा सिर्फ थ्योरी पूछा गया है, आपको उसको इवैल्यूएट करने बोला गया है, या आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने बोला गया, आपको ये समझना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर आंसर्स को लिखना पड़ेगा। ये क्योंकि ना एक एस्पिरेंट जब नया आया रहता है ना तो बहुत सारे डिफिकल्टीज होते हैं। खासकर आपने तो इंग्लिश मीडियम में पूरा दिलाया हुआ है, तो जब कोई इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं, कई यहाँ पे हैं एस्पिरेंट्स, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कौन से कोचिंग से पढ़ें, कौन से डायरेक्शन में जाएं। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, कैसे आपने कोप अप किया? क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ तो मेरे लिए थोड़ा हिंदी में लिखना पढ़ना समझना मेरे लिए दिक्कत नहीं है, बट मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी। तो जब मैंने कोचिंग शुरू की तो हिंदी में पढ़ाते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने हिंदी में जो भी सर लोगों ने पढ़ाया हर चीज़ का प्रॉपर नोट्स बना लिया जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया। और जब मुझे मेंस लिखना था मैंने अपने नोट्स बनाए ही थे, और उसके अलावा जो सर के काम की चीज़ें, जैसे छत्तीसगढ़ आपको कहीं पे भी इंग्लिश में एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, तो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, आप ये तो नहीं कर सकते कि इंडियन हिस्ट्री इंग्लिश में लिख लिया, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री हिंदी में लिख लिया, नहीं, आपको तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना है, तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो ना तो अपने वर्ड्स में करो, गूगल करके इस तरह से नहीं। आप डाउट के लिए देख सकते हो, बट फिर भी उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर जब आप उसको पेपर में लिखो तो चेक करने वाले को भी समझ आना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो उनको, क्योंकि हिंदी में छत्तीसगढ़ लिखना बहुत आसान होता है, बट इंग्लिश वालों के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डाटा और कंटेंट की कमी होती है। तो मैंने तो अपने जो नोट्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है पूरा, उसको पूरा चेंज किया। जी। तो अब जैसे हम लोगों के पास एक टाइम है प्रीलिम्स के लिए, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? अगर यहाँ पे कोई भी एस्पिरेंट है जो दिख रहा है जिसको इस साल का अब अटेम्प्ट करना, मतलब अगले साल का अटेम्प्ट करना है, तो प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए प्रीलिम्स ना एकदम अथाह सागर, उसकी कोई अंत नहीं है, ठीक है। अब प्रीलिम्स में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज मैं गारंटी कर सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ 50% पोर्शन आपका, 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से रहेंगे, तो आप छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से कीजिए, बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से करें। बट आपको प्री के लिए ना पूरा साल नहीं देना है, आपको साल भर मेंस के लिए तैयारी करती रहनी है, और आपको प्री की तैयारी करनी है अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने प्री के लिए सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत हद तक प्री के लिए भी प्रिपेयर हो ही जाते हो, क्योंकि वही चीजें हैं। बस आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। प्री अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्री अच्छे से हो जाएगा, नॉट ओनली प्री के लिए बट मेंस के लिए भी, क्योंकि कई पेपर हैं जैसे पेपर 7, पेपर 2, पेपर 4, ये सब करंट अफेयर्स से पूछ लेते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स को साल भर के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्या चेंजेस अभी हम लोग देख रहे हैं यूजुअली? क्योंकि मुझे याद है आपने मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट वाले एग्जाम के फेज को निकाला हुआ है, क्योंकि 21 में शिफ्ट हुआ था, जी बिल्कुल, पैटर्न शिफ्ट हुआ था। मुझे याद है मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स थे, वो लोग ये बोल रहे थे कि सर इस बार तो हालत खराब हो गई, मतलब इतने साल तैयारी करने का क्या मतलब हुआ, पेपर नहीं बन रहे। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया था और कैसे उस चीज को कोप अप किया? ये बात ना, जब आप पेपर लिखने बैठते हैं ना तो आपको कुछ क्वेश्चंस, जब आप पेपर बनाते हैं प्रीलिम्स का, तो आप लिखते साथ आंसर मार्क करना नहीं शुरू करते। आप क्या करते हैं, एक थॉरो रीड करते हैं पहले पेपर का। तो जब आप पेपर रीड करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि पेपर का लेवल क्या है। अगर आपको लगता है पेपर इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, तो भी आपको उतने ही क्वेश्चन बनाने हैं जितने आपको आते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है। पेपर बहुत हार्ड है तो भी आपको उतने ही बनाने हैं जितने बन रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा। पेपर मॉडरेट है तो आप थोड़ा सा फ्लूक कर सकते हो, बट सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं।
कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करनी चाहिए, तुक्का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि आपने गलती की। हाँ, मैंने ये गलती की और ये मैंने सेकंड में सुधारा था। सेकंड टाइम मेरा प्रीलिम्स निकलने का यही था, मैंने पहली बार में कुछ 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे और मेरे बहुत सारे गलत हो गए थे। सेकंड में मुझे 74 क्वेश्चंस बने, मैंने 74 ही बनाए, उससे ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं की। थर्ड में मैंने सिर्फ 61 क्वेश्चंस बनाए। पेपर इतना हार्ड था कि छत्तीसगढ़ तो फिर भी बन रहा था, इंडियन जीएस नहीं बन रहा था, मुझसे सिर्फ 15 क्वेश्चंस बने, मैंने सिर्फ 15 बनाए, उसके आगे मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि पेपर डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बट एक डर था कि ये भी निकलेगा या नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से जो चीज़ सही हो वो नहीं भी हो सकती है कई बार, तो ये डर तो था। बट मैं यही कहूँगी कि कभी भी फ्लूक के हिसाब से अपना प्रीलिम्स नहीं देना चाहिए, आपको बहुत एक्यूरेटली पेपर को इवैल्यूएट करना है कि पेपर ईजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। ईजी और मॉडरेट में तो कभी भी तुक्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाएंगे। ओके ओके, इसके बारे में बताइए, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पेपर 2 के लिए, जब आप प्रीलिम्स में दिलाते हैं हिंदी छत्तीसगढ़ी, तो उसको आप कैसे तैयारी किया करते थे? सर मैं जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंडियन जीएस तो ठीक है आपको इंग्लिश में बन जाएगा, बट मैं छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन हिंदी में ही पढ़ के जाती हूँ। प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली मैं हिंदी में ही पढ़ के जाती हूँ, क्योंकि बुक सारी हिंदी में है और मैंने मेंस के लिए अपने नोट्स बना कर रखे हुए हैं, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश में मेरे पास नोट्स हैं, मुझे वो पढ़ लेना है। बट प्रीलिम्स में मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में ही पढ़ूँ। ओके, कौन से बुक्स आप फॉलो करते थे? छत्तीसगढ़ के मैं किसी भी के लिए स्टैंडर्ड बुक ही प्रेफर एडवाइस करूंगी, जो भी प्रिपेयर करेंगे, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई या जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। बट यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलरली कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, मैंने तो सिर्फ नोट्स बनाकर प्रिपरेशन की हुई है। बट अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं तो उनसे बोलती हूँ कि आप जो भी बुक लो स्टैंडर्ड लो, कोई भी लोकल बुक से कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और वो गारंटीड क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो आपको एकदम स्टैंडर्ड बुक से प्रेफर करनी है। ओके, और जैसे एक प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, मतलब मुझे मिल रहे हैं जिन लोगों को जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो बहुत डिफिकल्ट है, आपको कैसा लगता था वो सब टॉपिक, और बाकियों को कैसे सजेस्ट करेंगे? अब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग वाली हूँ तो मैथ्स मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि सीसेट में आपको टॉप नहीं करना, आपको प्रीलिम्स में टॉप करना ही नहीं है, तो आप क्यों कितनी मेहनत कर रहे हो? आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है, तो आप उतना ही बनाओ जितना आपका कट ऑफ निकल जाए। और सीसेट तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, जनरल वालों को 66 और कैटेगरी में 33 मार्क्स चाहिए, तो आप उतने ही बनाओ जिससे आपका क्वालिफाई हो सके, आपको 100 क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही क्या है। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो रीजनिंग अच्छे से कर लें, बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो ग्रामर वाला पोर्शन है हिंदी और छत्तीसगढ़ का, वो बहुत अच्छे से करके जाए तो सीसेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको सिर्फ उतने ही बनाने हैं, अब एग्जैक्टली उतने नहीं बनाने हैं ना, 3-4 क्वेश्चन तो आगे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट में अगर गड़बड़ हो गया तो फिर तो गया आपका पेपर। ऐसा भी रहता है ना कि वो मॉडल आंसर भी गलत आता है, या कई बार हो जाता है कि मॉडल आंसर गलत आता है, बट आपत्ति तो कर सकते हैं फिर भी आप। ओके, फिर मेंस के लिए कैसे करना चाहिए? पहले तो उन लोगों को आप टिप्स दे दीजिए जो इस साल दिलाने वाले हैं कि किन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दिलाएं। हाँ, मैं मेंस वालों को तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि आपका पेपर 7 पूरा करंट अफेयर्स से उठाता है। वो साल भर में जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनाएंगे, चाहे वो स्कीम्स हो, आपके इंस्टीट्यूट हो, या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव आए हुए हैं वो करंट अफेयर्स होंगे। पेपर 2 करंट अफेयर्स है, हिंदी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 लैंग्वेज जो है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ग्रामर है और वो बहुत स्कोरिंग भी हो जाता है, और इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था तो बहुत मुश्किल से नंबर्स मिल रहे थे लोगों को, तो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लैंग्वेज वाले पेपर में। और पेपर 3 ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हिस्ट्री है, और यूजुअली लिखने थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं, बहुत कम हो जाता है, तो आप इसके लिए डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको अपना कवर अप करना पड़ेगा पेपर 4 में, क्योंकि साइंस में आपके नंबर बन जाते हैं। पेपर 6 जो है फिलोसफी सोशियोलॉजी, फिलोसफी आपको बहुत अच्छे से समझ के लिखना है अपने वर्ड्स में। सोशियोलॉजी में तो यही सजेस्ट करती हूँ कि फिलोसफी और सोशियोलॉजी जहाँ तक हो सके अपने वर्ड्स में आप लिखें, क्योंकि वो फायदेमंद करता है, और पॉइंट्स में लिखें क्योंकि वो आपको हेल्पफुल करता है। और अगर आप डायग्राम्स कहीं पे बना सकते हैं तो फिलोसफी को इंटरेस्टिंग करने के लिए तो वो भी प्रेफर करें। ओके, एग्ज़ाम डे टिप्स क्या होने चाहिए मेंस में,
कि उस दिन में एक दिन में 2 पेपर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं ऐसा होता है ना सर कि आपको 4 दिन है और आपको एक दिन में 2 पेपर देना, आपके पास इतना भी समय नहीं होता कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सको। तो मैंने जो किया था वो ये था कि मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे 3-4 पेजेस के। ऐसा हर चीज़ लिखा नहीं था बट एक सिनॉप्सिस बना लिया था। वो क्या होता है, जब आप रात दूसरे दिन आपको पेपर देना है और आपको रात में रिवाइज करना है तो आप हर एक चीज़ वर्ड टू वर्ड तो नहीं कर सकते, बट आप एक बार 3-4 पन्नों को पलट कर जा सकते हो। आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ थी, और उसके आगे तो आप लिख ही लोगे जब आपको यहाँ तक याद आ ही गया है। तो सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। मेंस में आपको रिवीजन में ये बहुत हेल्प करता है। ओके। अब अगर जो लोग मतलब प्रॉपर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखें? मेंस में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत लेंदी होता है और अगर आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए तो बहुत डिफिकल्टी होगी। और बट ये भी नहीं है ना कि पेपर कंप्लीट कर लिया और कुछ भी लिख दिया, तो आपको पढ़ना भी है। तो जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं आप देखिए कि उससे क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है और आप उसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाता है तो आप एक छोटा सा टेस्ट लगा लीजिए घर पे ही बैठ के। अगर आप अभी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो घर पे एक टेस्ट लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हैं उनको देखिए कि उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, आप उसको लिख पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप एक बार टीचर से चेक करवाइए कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है। और वहाँ पे 3 घंटा एक पेपर, मतलब दिन भर में आपको 6 घंटा लिखना है और उस समय आपका माइंड कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ 3 घंटा अपने पेपर पे ही फोकस करना है। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करके अपने माइंडसेट को रखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ लिख लिख कर देखा जाए कि आप लिख पा रहे हो या नहीं। एक टाइमर सेट कर लो कि मैं इतने मिनट में ये आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि 15 मिनट में आपको ज़्यादा लाइंस लिखने हैं और 2 नंबर के में आपको कम लाइंस लिखने हैं। तो आपको एक टाइमर होना चाहिए कि मेरे को 15 नंबर का आंसर 6 मिनट में लिखना है या 7 मिनट में लिखना है। प्रिपरेशन पहले से हो जाना चाहिए, आपका टाइम नहीं खत्म होना चाहिए। टाइम की वजह से पेपर छूट जाना मुझे लगता है बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है, क्योंकि वो आपकी गलती है। फिर वहां पर आपको टाइम मैनेज खुद ही करना पड़ेगा, आपकी वहां पे कोई नहीं हेल्प कर सकता। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप टाइमर लगा के ही लिखें पेपर आप जब भी लिखते हैं, वो बहुत हेल्प करता प्रॉब्लम आ ही रहा है कि... हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनका पेपर इसलिए छूट जाता है क्योंकि टाइम खत्म हो गया। ये बिल्कुल आपकी मिस्टेक है। ये यहाँ पे कोई किसी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप खुद स्वयं रिस्पॉन्सिबल अपने इस विनाश का। कब से लिखना चालू करना चाहिए? कुछ लोग डायरेक्टली मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, बट आप सीधा पढ़ना शुरू करोगे और लिखना शुरू कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। तो आपको 1-2 महीना तो देना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चंस देखो, उसके बाद लिखना शुरू करो। या जैसे जैसे टॉपिक्स होते जा रहे हैं आप उसके हिसाब से क्वेश्चंस लिखते जाओ। और प्रीलिम्स के लिए आपको पर्टिकुलरली 3-4 महीने लास्ट के छोड़ने ही पड़ेंगे। छोड़ने पड़ते हैं जी। ऑलमोस्ट हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस कर ली प्रीलिम्स और मेंस की। इंटरव्यू राउंड के बारे में बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस था? पहले तो उस समय का बताइए। शायद आपने 2 बार दिलाया है। जी, मैंने तो 2 पहले में क्या था, दूसरे में क्या था? पहले इंटरव्यू में मैं बहुत पैनिक कर गई थी क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, कुछ जानकारी नहीं थी और मैं उतनी प्रिपेयर्ड होकर नहीं गई थी। और मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिए थे। जो मैंने मॉक दिए थे वहाँ पे वो जो पूछते थे मुझे लगता था कि यही क्वेश्चन एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। मॉक में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कई बार रियलिटी जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे पूछ लेते हैं या सिचुएशनल हो जाते हैं। बट जो मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था वो सब्जेक्ट बेस्ड था, पूरा सब्जेक्ट था। मुझे हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैं इतनी पैनिक कर गई। ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर्स नहीं आते थे, बट मैं क्योंकि किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थी और मुझे किसी और चीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं इतनी पैनिक कर गई कि मैंने ये बोला था कि मनियारी नदी साल भर बहने वाली नदी है। तो मतलब ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो अब ये गलती मुझे समझ आ गई थी, मैं बाहर निकलते निकलते ही समझ गई थी कि मेरा इंटरव्यू खराब हो चुका है। अब सेकेंड के लिए मैंने ये किया जब मेरा नाम आया, क्योंकि इस बार हमारे पास 1 महीने का लगभग समय था, तो मैं रोज़ आईने के सामने बैठती थी। मैं 10-15 मिनट खुद से बात करने की, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना या जो करंट की चीज़ें हो रही हैं उसको आईने में देखकर बोलने की प्रैक्टिस करना, ये मैंने किया है क्योंकि मेरे को वहाँ बोलना है और मेरे को कॉन्फिडेंट होके बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था आईने के सामने बैठकर। और इस बार मैंने ये किया कि मैंने क्वेश्चंस नहीं कलेक्ट किया। अगर मुझे नहीं आता था तो मैं घर आकर एक बार पढ़ लेती थी कि क्या पूछा गया था, बट यहाँ नहीं कि मेमोराइज करके रट्टा मार के चले जाओ, बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम आपको रट्टा मारने वालों के लिए एग्जाम नहीं है। आप प्रीलिम्स ले लो, मेंस ले लो या इंटरव्यू, आप रट कर जाकर आपको कोई फायदा नहीं होना है।
ओके, तो इस बार का इंटरव्यू फिर कैसा रहा, क्या क्या इस चीजें बार का पूछी गई? इंटरव्यू काफी अच्छा था मुझसे। पहले तो बिलासपुर के बारे में पूछा गया, शहर के बारे में, और एक लास्ट में जो मिनिस्टर्स के बारे में, मतलब ये पूछा गया था कि कौन से देशों की प्रमुख महिलाएं हैं, क्योंकि उस समय न्यूज में भी था ये, तो ये पूछा गया था। और वहाँ पे भी मैंने एक गलती की थी एक नाम लेने में। उसके अलावा लास्ट में जो सर थे उन्होंने मुझसे इंग्लिश में इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने पूछा था गुंडाधुर के बारे में पूछा, घोटुल के बारे में पूछा, रॉजर फेडरर, ये सारी चीजें करंट अफेयर से हो जाती हैं। एक सिचुएशनल क्वेश्चन था कि अगर आपको ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग मिले तो आप एज एडमिनिस्ट्रेटर उनको कैसे यकीन दिलाओगे कि आप उनके फायदे के लिए हो, इस तरह के क्वेश्चंस थे। सिचुएशनल भी रहे, जी सब्जेक्टिव भी रहे, रहते ही हैं, हाँ। पूरे आपको इस चीज के लिए सिर्फ हाँ। तैयार रहना रहता है। ओके, जी। तैयारी कैसे करनी चाहिए अगर कोई पहली बार दिला रहा है और वो गलती ना करे, तो इसके लिए क्या क्या मीडियम है जिससे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, गलती होना इट्स फाइन, बट आपको वो गलती को सुधारना पड़ेगा। जैसे पहली बार में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, क्योंकि आपको वहां पता चलता है कि आपने कहाँ पे गलती की है और आप उसको सुधार सकते हो। क्योंकि ये मैंने नहीं किया था, तो ये मुझे पता है ना, क्योंकि वो मैंने खुद ही इवैल्यूएट किया था कि मुझसे यहाँ पर गलती हो रही है। बट अगर आपके पास मौका है तो आप इसको फायदा उठाओ। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आपको ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, अगर उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, एज अ गर्ल क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जाता है जो नॉर्मली एक स्टूडेंट फेस करता है? क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ ना कि बाकी लोगों को ऐसा ना लगे कि ना कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ही है कि उनको ये लगता नहीं कि शायद ये मेरे साथ हो रहा है, जी 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 या जी। मैं पहली हूँ। तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की थी, और नॉर्मली आप जो सुनते होंगे कि जो प्रॉब्लम फेस होता है, ताकि इसके बारे में डिस्कस हो और वो लोग भी समझे कि नहीं, अगर मैम कर सकती है ना तो मैं भी कर सकती हूँ। देखिए, सबसे पहला ना, लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि उनको सबसे पहले तो अपने घर से लड़कर आना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि मैं जब जाती थी, आप वहाँ पे देखेंगे गांधी चौक की तरफ अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो समझ आता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने घर वालों को बहुत कन्विंस करके, लड़ झगड़ के, किसी तरह मना कर आते हैं। तो ये सब सबके साथ होता है। आपको अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लड़की होने से आपके अंदर कोई कमी है, ये तो बिल्कुल गलत फहमी है आपकी भी और जैसा सोचते हैं उनकी भी। आप अपने आप में बेहतर हो। पहले तो आप अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि जो भी हो, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ। और खुद के लिए फाइट करना बहुत जरूरी है। किसी को बुरा लगेगा ये सोच के खुद को बुरा लगा लेना, मुझे तो ये लॉजिक कभी समझ ही नहीं आया। लग रहा है बुरा, दूसरों को लगने दो। आप अपने आप के लिए आप क्या बेहतर है आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। तो आपको लड़ना पड़ रहा है, लड़ो। किसी को बुरा लग रहा है, लगने दो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए पोस्ट तो खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट गिव अप मत करो। बहुत ज्यादा ये होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद प्रिपेयर कर रही होती हैं, कुछ जो होते हैं बेबीज के बाद प्रिपेयर कर रही होती हैं। उनके साथ बहुत मुश्किल होती है कि वो 1 साल करती हैं फिर छोड़ देती हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। अनु कुमारी मैम जो है, उन्होंने यूपीएससी में 2nd रैंक हासिल की थी, हरियाणा की थी वो। उन्होंने शादी के बाद प्रिपेयर किया था जब उनका छोटा बेबी था, और उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो एक घर में रहते हुए, और हरियाणा तो फिर भी एज अ हम स्टेट जानते हैं कि वहाँ पे कितनी डिफिकल्टीज एज अ फीमेल को होती हैं, तो जब वो कर सकती हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। और ना एक और बात ये रहती है ना कि सबको ये लगता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं उन सबको ना एक चीज कहना चाहता हूँ कि ना सबके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है। सबके पास कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। सब्जेक्ट्स के भी मैटर में आपके कुछ सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। शायद आपका हिंदी छत्तीसगढ़ी बहुत स्ट्रांग हो, मैथ्स वीक हो। इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ्स स्ट्रांग है, इधर डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स ऑल ए फेयर प्ले। ऐसा कभी नहीं है कि आपके लिए सब कुछ एकदम सही होगा कि तुम ही निकाल के बना पाओगे। स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, आपको फेस करने ही पड़ते हैं। हर किसी की लाइफ में होती है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, किसी की और कुछ दिक्कत होती हैं। तो इट्स फाइन। आपको प्रॉब्लम्स कभी भी आपके गिव अप करने का रीजन नहीं होते। प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना कि मैं अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकूं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कभी भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में होना ही, आप कहीं भी चले जाए, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, हम स्कूल में होमवर्क करना भी हमारे लिए स्ट्रगल ही होता था। बट हमने वो फेस क्लियर किया ना, यहाँ पे ये स्ट्रगल है तो करना ही पड़ेगा।
आप गिव अप कर दोगे ये सोच के कि मुझे बहुत डिफिकल्टीज हो रही है, मैं रात को नहीं जाग सकती, मैं फोन मेरा लिए डाइवर्जन हो रहा है, मैं फोन चला लेती हूँ या इससे बात कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, नहीं, बहुत करना पड़ता है यार, नहीं होता, ऐसे नहीं होगा गिव अप करना। अगर आपने इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो आप कुछ सोच के आए हो, है ना, और वो आपकी खुद की मर्जी थी। अब गिव अप करोगे तो ये सोचो कि आप खुद को कैसे फेस करोगे, कि मैंने अपने डिसीजन को मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद के लिए फेलियर साबित हो रही हूँ अपनी नजरों में, दूसरों के तो छोड़ ही दो, आप अपनी नजरों में कैसे खुद को फेस करोगे कि मैं अपने ही ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर पा रही हूँ, मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, ये तो रीजन ही नहीं हो सकता। स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू फेस इट। फेलियर्स भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्रीलिम्स नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं निकला, गिव अप कर दिया, होता है। बहुत सारे लोगों ने 7-8 अटेम्प्ट्स देकर भी निकाला। आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दुख होता है, रो लो, 2 दिन रो, बिल्कुल रो घर में बैठ के, तीसरे दिन फिर तैयारी शुरू कर दो, वो करना पड़ेगा। और ना मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पता है कोई ना कोई आपके आसपास के लोग में ही होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि यार मैं तो इतने साल दिला लिया, मेरा नहीं हुआ, मैंने तो कई मेंस दिला लिए हैं, मेरा नहीं हो रहा है। और उन लोगों से ना दूर रहना बहुत जरूरी है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका खुद का नहीं होना और वो आपका भी नहीं होने देंगे। जो आपको बोलते हैं हम 24 घंटे पढ़ते हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो कोई नहीं पढ़ सकता। एक दिन पढ़ के देखो, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन हॉस्पिटल में रहोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, या बहुत ज्यादा बहुत शौक है पढ़ने का 12 घंटे, उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। आपको सोना है, आपको खाना है, आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना है, आपको सबके लिए टाइम निकालना है। ये सब नेगेटिविटी होती है, वो खुद तो डूबते ही हैं, वो आपको लेके डूबते हैं अपने साथ। मैं ये एक्चुअल में जानता हूँ ना, क्योंकि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस ना आपके साथ मर्ज करना वो चाहते हैं, आपके ऊपर उसको बर्डन करना चाहते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा तो तुमसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ। और ये तो कई सालों से कर रहा था, ये बहुत ब्रिलियंट था, इसका इतना परसेंटेज था, उसके बाद नहीं कर पाया है। परसेंटेज डजंट मैटर। देखो, आपके स्कूल के रिजल्ट्स आपका पीएससी का रिजल्ट नहीं डिसाइड करेंगे, है ना। यहाँ पे बहुत कोई भी ऐसा नहीं होगा जो टॉपर। मैं भी, मतलब मेरे अच्छे रैंक से, अच्छे परसेंटेज, मतलब स्कूल की टॉपर नहीं थे। मेरे मैथ्स में हमेशा अच्छे मार्क्स आए, बट मैं बाकी सब्जेक्ट्स में उतनी अच्छी नहीं थी। बट मैथ्स के भरोसे ही मैं तो ये नहीं बोल सकती ना कि मेरा पीएससी निकल जाएगा। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि क्वालिटी ट्रेट सेम रहते हैं बिल्कुल सारे टॉपर्स के अंदर, या सारे जिन्होंने भी जो भी एग्जाम निकाला हुआ है उनके अंदर क्वालिटी ट्रेट सेम रहते हैं। तो आपको क्या लगता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें तो आपके लाइफ में आपके पढ़ाई के टाइम पे होने ही चाहिए? देखिए, मैं जब मैं स्कूल में ही थी तो मैंने हमेशा से ही था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरे मन में हमेशा से रहा था। तो मैं यही बोलूँगी कि डेडिकेशन आपका बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए। आप जो भी करो, आप इंजीनियरिंग करो, आप पीएससी करो, आप कॉर्पोरेट जॉब करो, आप अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड रहो। आप जो भी काम करो, आपको डेडिकेशन, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम आपसे बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है, बहुत ज़्यादा। अगर वो आप नहीं दे पा रहे हो ना, क्योंकि कई साल, 7 साल 3 साल इंतज़ार करना एक पोस्ट के लिए, आपके अंदर वो होना चाहिए पेशेंस। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, गिव अप कर दे रहे हो, तो क्या फ़ायदा। किसी भी आप टॉपर को देखेंगे या जो भी सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ टॉपर नहीं, उनके अंदर जो चीज़ होती है वो ये कि वो कभी हार नहीं मानते, कभी भी नहीं। एक कोट कल मैंने पढ़ा था, मैं उसको शेयर करूँगी आपके साथ, स्वामी विवेकानंद जी का है। कोई साहस, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। तो आप पहले ही हार मान जाओगे, बिना लड़े हार मानना। आपका कोई भी लक्ष्य, माउंट एवरेस्ट चढ़ना भी पहले ही डिफिकल्टी होता था ना, पर चढ़ लिया लोगों ने। तो आपका लक्ष्य आपके साहस से बड़ा हो ही नहीं सकता। आपको बहुत डेडिकेशन, आपके अंदर बहुत परसिवरेंस होना चाहिए अपने लिए। आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको काम करना है, मतलब आपको पैशनेट होना है कि मुझे ये करना है। और सबसे बड़ी बात बताओ, जिस समय आप ये डिसाइड करते हो ना कि आपको किसी चीज की तैयारी करनी है, उसी समय सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे खुद का ऐसा लगता है कि होता ही है। आई थिंक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जिस समय आप डेडिकेटेड रहते हो आपको ना चेक करता ही है। हाँ, ये होता है। आपको लगता है कि आज ये कर लेते हैं, आज ये पिक्चर आई है, वो देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लाइफ में होना चाहिए, बट ये आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप पिक्चरें देखो, आप इंटरनेट चलाते हो, बिल्कुल चलाओ, बट ये नहीं कि उसी में लग गए, 6-7 घंटा उसी में लगे हुए हैं। आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके घंटों बैठे रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए, आपका एम एकदम क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य एकदम
पता होना चाहिए आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। जिस दिन आपको समझ आ गया ना, उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जिस दिन आपको पता है कि मैं यही करूंगी, मैंने हमेशा से तय कर लिया था, जिस दिन मैंने तय किया कि मेरे को पीएससी करना है, उसके बाद मुझे कोई कुछ भी सजेस्ट करता, मैंने कभी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जॉब कर लो, एमबीए कर लो, ये बेटर है, हाँ मैं सबकी बात सुनती थी, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट सुनना किसी की नहीं है। हाँ एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, वही करो जो आपको सही लगता है। आपका सपना बाकियों के सजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एकदम सही बात है। मैं आपको ना एक बात बता रहा हूँ, मेरे साथ मैंने भी इस चीज़ को फेस किया हुआ है कि ना लोग आपको ना वही चीज़ सजेस्ट करते हैं जो उनका लेवल होता है। जी बिल्कुल। ये बहुत गहरा सोचने वाली चीज़ है। हमेशा आप जानना कि वो अपने ही लेवल की चीजें आपको सजेस्ट करेंगे, सजेस्ट करते हैं। वो अचीव कर सकते हैं या वो करना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि आप वो अचीव कर लो। नहीं करना है आपको, अपना पता होना चाहिए। मैं अपना देखे, मैं ना ये बहुत सारे मुझसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, मैं यही कहती हूँ कि अपना लेवल इंसान को खुद पता होता है। मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे बहुत सारे पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ इससे आपको कोई फायदा नहीं होना है। आप कितना घंटा पढ़ सकते हो ये आपको तय करना है, ये आपका लेवल है। मेरे को पता है मैं 10 घंटे पढ़ सकती हूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, आप नहीं पढ़ सकते, आप 6 घंटे पढ़ सकते हो, आप 6 घंटे पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने वाले ही पीएससी निकालें या टॉप करें। अपना लेवल इंसान को खुद पता होता है, वो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा अपना। ये बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में आपको अपने आप को, आप पेपर को तो इवैल्यूएट करते ही हो, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी जरूरी है कि आपको अपने आप में कहाँ सुधार लाने की जरूरत है। बहुत जरूरी है ये। आपने क्या क्या गलतियां की थी जिसको आपने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया, अपने अंदर भी और सब्जेक्ट्स के वाइज भी? जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी पेपर देख के, पहले प्रीलिम्स का। तो वो था कि मेरे को दूसरी बार में जब मेरे पास पेपर आया कि मैंने बहुत शांति से पहले हर एक चीज को पढ़ा। मैंने 2 बार पेपर पढ़ा, उसके बाद मार्किंग शुरू की। मेंस में मेरा पिछली बार भी मेंस में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे, काफी अच्छे थे। मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया था, तो मुझे ये तो समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम मेरे मेंस राइटिंग में नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम इंटरव्यू में हो रही है। तो मैंने जैसे पहली बार में मेंस की प्रिपरेशन की थी वैसे ही की। एक डिफरेंस जो मैंने ये किया कि पॉइंट वाले आंसर में मैंने जो हाईलाइट वाली चीजें थी उसको पहले लिख दिया और उसके बाद कंटेंट अंदर लिखा, ये मैंने बदलाव किया था। और ऐसे में मुझे पिछली बार कम मार्क्स आए थे, तो मैंने ऐसे में थोड़ा फोकस किया इस बार कि मुझे क्या क्या कंटेंट प्रिपेयर करने हैं, कैसे लिखने हैं, क्या थॉट्स प्रिपेयर करनी है। और जब इंटरव्यू की बारी आई तो मैंने बहुत मेहनत की इंटरव्यू में, खुद से बैठ के बात करना, मॉक देना, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एक जगह मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी तो एक जगह मैं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, बट आपको एकदम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना और अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप वो डिजर्व करते हो। ये बात तो आपको खुद को यकीन दिलानी पड़ेगी कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उन कईयों में एक हो जो वो डिजर्व कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आप कैसे अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ डील करते थे? मैं ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मतलब मैं हमेशा से ये बात मैंने बहुत नोटिस किया, मैं बहुत चंचल मन है मेरा, तो मैं फोन में लग गई तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं करते, बट ये एकदम सच है। मैंने फोन बंद कर दिया था अपना। आप के ऊपर है, आप करना चाहो नहीं करना चाहो वो आपको तय करना है, बट मैंने बंद कर दिया था। मैंने अपना सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स डिलीट कर दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बंद कर दिया, फोन में बैलेंस चलाना बंद कर दिया। अब जो मुझे जानते हैं वो ये मान जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट होते, अगर मैं आपको ये बात बोलती तो आप नहीं बोलते, आप बोलोगे कि झूठ बोल रही है ये, बट ये एकदम सच बात है। अब वो अनरियलिस्टिक सा लगता है क्योंकि आजकल फोन के बिना रहना बहुत मुश्किल है, बट वो आपके अंदर होना चाहिए कि आपके लिए आपका पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फेसबुक चलाना, ये आपको तय करना है। तो ये मैंने अपने लिए अपना पोस्ट चुन लिया, अब वो आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हो। फोन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं तो ये मानती हूँ, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ का फोन। सैक्रिफाइसेस बहुत करनी पड़ती है कि आपको अपने पार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हासिल करना है ना तो सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे को सारी सुविधाएं भी मिल जाएं और मैं एकदम टॉप ही कर जाऊं। नहीं, कहीं ना कहीं तो हर किसी ने कुछ ना कुछ छोड़ा ही होगा। किसी ने फोन छोड़ा है, किसी ने अपना घर छोड़ के हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन किया है, कोई मेस का खाना खा के प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये भी तो एक सैक्रिफाइस ही है। कोई घंटों लाइब्रेरी में बैठा है, हर तरह का सैक्रिफाइस है ये सब। टेस्ट सीरीज कैसे दिलाना चाहिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो स्टूडेंट्स के, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, 200 से ऊपर इंटरव्यू लिया है, सब लोग अपना क्रेडिट टेस्ट सीरीज को ही देते हैं। पर कई ऐसे नए स्टूडेंट्स रहते हैं ना
जो लोग ये सोचते हैं कि 4 बार और रिवाइज कर लेंगे पर टेस्ट नहीं दिलाएंगे। नहीं, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, अब स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी, क्योंकि क्या होता है ना, आप रिवाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, रिवाइज करना चाहिए, बट टेस्ट सीरीज में आपको पता चलता है आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई क्वेश्चन आ रहा होता है बट हमने उसको इतनी बार पढ़ लिया होता है पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये होता ही है आपके साथ, एग्जाम हॉल में ये होगा, तो वो एग्जाम हॉल में ना हो इसके लिए जरूरी है कि टेस्ट सीरीज में हो जाए। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ पे सुधार के लिए वो ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते तो आप ये करो कि पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए आप उसको बैठ के शांति से सॉल्व करो। उस समय आप एग्जाम हॉल जैसा माहौल अपने आसपास क्रिएट कर लो, टाइमर लगा लो और उसको सॉल्व करो। ये मैंने किया था अपने मेंस के टाइम, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स निकाले और उसको बैठ के सॉल्व किया। Okay. तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। ओके और जब आप गलती करते हो तो उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए? देखिए, जब आप कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं तो जैसे टेस्ट सीरीज में तो आपको पता चल जाता है, बट जब आप सेल्फ कर रहे होते हैं ना तो कई बार आपको नहीं समझ आता क्योंकि आपको अपनी गलती नहीं दिखती है। बहुत डिफिकल्ट है, तो कई बार आपको वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, कई बार देखना पड़ेगा, कई लोगों के आंसर से कंपेयर करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो या आपके मार्क्स कहाँ पे कटे। जैसे सीजीपीएससी में ये होता है ना कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, अगर आप थोड़ा डायग्राम बनाओगे ना तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है और उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो ये आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करो। बट ये नहीं ना कि हर आंसर्स में आप डायग्राम ही बनाने बैठ गए, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सब आपको सुधारने पड़ेंगे। अपने कहाँ पे अंडरलाइन करना है ये सब सुधारना पड़ेगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेंस निकालना, बट आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे आपको अंडरलाइन जो चीज़ें करनी है आप उसको पहले ध्यान में दे लो। एक बार आप अपने पेपर से गो थ्रू हो जाओ कि आपका कोई आंसर ना छूटा हो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम हड़बड़ी में एक साथ 2 पेज पलट देते हैं। ये मैंने किया है, बट थैंक गॉड मेरे पास टाइम था तो मैंने वो कवर अप कर दिया। बट ये गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, अब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये। और जब आप खुद अपना पेपर इवैल्यूएट कर रहे होते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप ये करो कि अपने किसी दोस्त को दिखाओ अपना पेपर, है ना। मैं अपनी गलती नहीं ढूंढ सकती पर मैं अपने दोस्त की गलती डेफिनेटली ढूंढ लूंगी। ये तो हमारा ह्यूमन नेचर ही है, अपनी गलती ना दिखे दूसरों की दिख जाती है। तो कोशिश करो कि जो आपके साथ मेंस लिख रहा है ना उनके साथ अपने छोटा सा ग्रुप बनाओ 2-3 लोगों का और एक दूसरे के साथ आंसर शेयर करो ताकि वो बता सके कि हाँ आपने क्या गलती की है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टीचर्स आपके वो पॉइंट्स निकाल देंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। कहाँ पे गलती कर रहे हो जी। डेली टाइम टेबल आपका क्या रहता था? कब उठते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? अब मैं ना ऐसा कुछ बहुत टाइम टेबल फॉलो करने वाली पर्सन नहीं, मैं बना के रखती हूँ बट मेरे को नहीं लगता वो कोई भी फॉलो कर सकता है। अब मंडे का ये मैं ये पढ़ूंगी, ट्यूसडे को ये, वो ज्यादा ज्यादा एक हफ्ता, दूसरे हफ्ते आपका जो मन करता है आप वही पढ़ते हो। तो वो आप ये बना लेते हो। आप ये कर सकते हो कि आप इतना घंटा डिसाइड कर लो कि मैं सुबह उठ के 7 से 8 या 8:30 तक न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, ये आप डेली कर सकते हो। और लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद में 11 से या 10 से 1 बजे तक लंच करते तक इतने घंटे पढ़ूंगी, ये आप टाइम टेबल। ये टाइम टेबल एकदम ये सही होता है क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। आप 2 घंटा पढ़ सकते हो सुबह, फिर दोपहर को 3 घंटा, फिर ना खाना वाना खा के रेस्ट करके 3-4 घंटा, ऐसा करके टाइम टेबल बनाना चाहिए। मुझे लगता है आपका रेस्ट भी हो जाए, आपकी पढ़ाई भी हो जाए, स्ट्रेस ना पड़े पढ़ाई का। तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं तो स्कूल टाइम से ही 10 घंटे पढ़ती हूँ, तो मेरी वो हैबिट बन जाती है। हाँ। और जो नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि खाने के बाद नींद आना और हाँ, वो सब आप कैसे डील करते थे? नहीं, वो सबको होता है, मेरे को भी होता है। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, नैप लेने गई तो मैं 3-4 घंटे बाद उठती हूँ सीधा। तो आप ये करें कि पढ़ाई, जैसे आप खाना खाने के बाद आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जो आपको बिजी रखे, जैसे मैथ्स या रीजनिंग, ये आपको बिजी रखते हैं तो 1 घंटे में आपका पूरा नींद उड़ा देंगे वो। तो ऐसा कुछ ना पढ़े, जैसे हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो सो जाओगे, ऐसा कुछ पढ़ो जो आपको जगा दे वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाया जाता है? देखिए, नोट मेकिंग जब आप कर रहे हो ना तो ये जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स से नोट्स बनाते हैं, तो ये आपको करना है ना। मैं आपको पहले एक बुक्स के नोट्स मेकिंग बताती हूँ, आपको बुक्स में से कैसे हाईलाइट करना है, उसके बाद मैं आपको नोट्स मेकिंग बनाती हूँ। ये मैंने बहुत कम लोग हैं जो इस तरह पढ़ते हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है पढ़ने का।
हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे होते थे तो हम हाइलाइटर लेके बैठते थे और पहले ही पेज से सब कुछ लाइट करना शुरू कर देते थे और उसमें सब कुछ लाइट हो जाता था सिवाय इंपॉर्टेंट चीज की, वो कभी नहीं मिलता था। तो आपको ये करना है, जब आप कोई भी बुक पढ़ने बैठते हैं तो आपको पहले ही दिन आपको हाईलाइट नहीं करना, आपको सिर्फ एक कहानी समझ के पढ़ लो। जैसे हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं या पंचतंत्र पढ़ते हैं ना, बस पंचतंत्र है समझ के पढ़ लो, हिस्ट्री की कहानी, पॉलिटिक्स, जो भी पढ़ लो, पर वो ज्यादा दिन नहीं ना, 5 दिन 6 दिन उसके अंदर वो बुक खत्म कर लो, सिर्फ एक रीड मार के। जब आप दूसरी बार वो बुक को पढ़ने बैठो, कुछ दिन बाद आप पेंसिल लेके बैठो, जो आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, अब दूसरी बार में आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट दिखेगा उसमें, क्योंकि आपने एक थॉरो रीड कर लिया। अब आपको उसमें से समझ आ रहा है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पेंसिल से हाईलाइट करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो आपको दूसरी बार ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 दिन 15 दिन। तीसरी बार जब आप कोई भी बुक तो 3 बार आपको स्टैंडर्ड पढ़नी ही पड़ेंगी, तब आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। जब आप तीसरी बार पढ़ने बैठो तब बनेंगे आपके नोट्स, अब लोग एक हाईलाइटर, तब आपके निकलेंगे असली इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आपके 2 रीडिंग में आपको बिल्कुल समझ आ जाता है कि इसमें क्या एकदम इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लायक है, उसको हाईलाइट करना शुरू करो। अब वही बुक को आप जब एग्जाम के टाइम लेके पढ़ने बैठोगे तो आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड दिखेंगी आपको। तो ये बुक से पढ़ने का तरीका होता है। मेरे जैसे लोग जो नोट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, पहले जो मैंने गलती की थी, हम सब चीज लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे एक बुक को कॉपी करते हैं। ये नहीं करना, ये मुझे थोड़ा देर से समझ आया बट आ गया। आपको क्या करना है, पहली बार में जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, जैसे मैंने फिलॉसफी के नोट्स बनाए थे, तो मैंने एक बार उस चीज को पढ़ा जो मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, पहले उसको एक बार समझ लिया क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उसमें से ये निकाला कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप सीधा सिर्फ पॉइंट में ही लिखो, काफी है, एक सीधा सीधा पॉइंट। या पूरी चीजें कॉपी भी करना चाहते हो, वो जैसी की तैसी लिखी है वो भी कर लो, ठीक है। जब आप उसको कर लो, उसके बाद जब आप उसको याद करने बैठो, तब आपको वही तरीका फॉलो करना है। एक पेंसिल लो, पहले हाईलाइट करना शुरू करो जो आपकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हाईलाइटर लो और उसको लाइन करना शुरू करो, क्योंकि 2-3 रीड्स तो हो ही जाएंगे आपकी। एक बार आपने उसको देख के कॉपी किया, एक रीड हो गई आपकी, दूसरी बार में आपने इंपॉर्टेंट निकाला पेंसिल से, तीसरी बार आपने हाईलाइट किया। ये करना पड़ेगा आपको, तो आपकी एकदम इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी इसमें। उन टॉपिक्स को कैसे करना चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा रटना ही है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ डेट्स ही हो गए हैं, या जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ों को आप कैसे याद करते थे? ये मेरे लिए ना डेट्स याद करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। मेरा हिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है एज कम्पेयर बाकी, तो मेरे को याद हो जाती थी। बट ये कर सकते हो ना, बहुत सारी ट्रिक्स बनाते हैं लोग, बट इतना भी नहीं ना कि आप ट्रिक्स में ही फंस गए, ट्रिक्स भी याद करने पड़ जाए, भी ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। तो ये नहीं करना। अब कुछ छोटी छोटी चीजों का ट्रिक्स बना सकते हो, जैसे हाँ याद हो गया, बट हर चीज के लिए ट्रिक्स यूजफुल नहीं होता, वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में उलझा देंगे। तो आप ये कर सकते हो, जैसे कई बार हम जैसे आप पर्यायवाची बोले ये सब किए, तो जैसे मैंने पहले दिन बैठ के याद कर लिया, आज मैंने याद किया पूरा 10 पर्यायवाची। अब एक दिन में पूरा 100 नहीं कर सकते, आपको कभी नहीं याद होगा। आप 10 दिन में 10-10 कर सकते हो, लेकिन तो मैंने आज बैठ के 10 याद कर लिए। मैं यही करती थी जब मेरा ग्रामर का टाइम था, तो मेरा था कि मैं रोज 3 घंटे ग्रामर पढ़ूंगी। मेरा मेंस के प्रिपरेशन के टाइम मैं 3 घंटे सुबह उठ के ग्रामर पढ़ती थी। तो मैं क्या करती थी, हर एक जैसे पर्यायवाची के 20 याद कर लिए, विलोम के 20 याद कर लिए, नाम मुहावरे 20 याद कर लिए, ऐसे करके 20-20 याद करती जाती थी। अब दूसरे दिन मैं क्या करती थी, नेक्स्ट 20 याद करने से पहले उसको रिवाइज कर लेती थी तुरंत। एक पहले ही दिन आपने पढ़ा तो दूसरे दिन तो आप नहीं भूल जाओगे, तो आपको रिवाइज भी हो जाता है और फ्रेश भी हो जाता है। तीसरे दिन आपकी तीनों चीजें रिवाइज हो जाती हैं। ऐसे करके थोड़ा फायदा होता है। छोटी छोटी चीजों को एक साथ आप पूरा रट्टा नहीं मार सकते, बट आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जरूर याद कर सकते हो, और दूसरे दिन उस चीज को रिवाइज करने की कोशिश करो। और दूसरे ही दिन नहीं कर सकते तो बेस्ट तरीका होता है वीक में एक बार याद कर लो, रिवाइज कर लो, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी एक चीज आपको याद नहीं हुई है। हर चीज याद नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं आप अटकोगे जरूर, तो आपको वो हाईलाइट कर देना है। जो मेरे को याद नहीं होता था मैं उसको हाईलाइट कर देती थी, तो वो पलटते पलटते मेरे को 2-3 बार दिख जाता था, तो वो याद हो जाता है ऐसे। ओके, आप सिनॉप्सिस कैसे बनाते थे? मतलब ये कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये सिनॉप्सिस होता क्या है और इसे बनाना कैसे चाहिए, मतलब किन चीज़ों को इंक्लूड करना, ये भी एक कला है जी। मतलब आप सब कुछ नहीं लिख सकते। देखो मैं इसको ना एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे फिलॉसफी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे वेस्टर्न फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स के बीच का डिफरेंस मैंने एग्जाम के लिए रट लिया। अब मेरे को रिवाइज करना है, मेरे को सिनॉप्सिस चाहिए, तो मैं हर एक चीज तो नहीं लिखूंगी। अब मैं सिनॉप्सिस में वही चीज आनी चाहिए, जैसे वो साइंटिफिक है, ये थियोरेटिकल है, तो मैंने एक एक वर्ड लिख लिया, साइंटिफिक, थियोरेटिकल। ये रिलीजन से रिलेटेड है, ये गॉड को अपोज करता है। ये एक एक लाइन, एक एक पॉइंट वाली चीजें नहीं, ये सिनॉप्सिस बनाती हैं आपका।
ओके वो एकदम मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका मेंस के सिर्फ 3-4 पेज में आपका पूरा फिलॉसफी खत्म हो जाए, सिर्फ 3-4 पेज, आपको एक एक वर्ड बस लिखना है। और एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज करोगे तो वो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्पफुल हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी सिनॉप्सिस आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरे के मेरे से ना बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट्स के लिए, तो मैं उनको हमेशा मना करती हूँ कि देखो नोट्स हमेशा अपने पढ़ो, किसी के भी नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए वो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। मेरे को तो जहाँ जो चीज़ याद आएगी मैं वो लिख दूंगी, और मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगी तो मुझे तो पता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ आएगा, आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया। तो ये होता ही है, आपको सिर्फ अपने ही नोट्स और अपने ही सिनॉप्सिस पढ़ने हैं, ना कभी किसी को मांगना है ना देना है। बता सकते हो एडवाइस के लिए, दिखा दो, बट दो मत, क्योंकि उनको कभी नहीं समझ आएगा, वो उनके लिए वो वेस्ट ही है। सही बात है, क्योंकि मतलब आपने उस चीज का कुछ बना के रखा हुआ है। हाँ। आपको जो चीज, जैसे इन्होंने कहा कि साइंटिफिक है, ये थियोरेटिकल है, तो कोई नॉर्मल ऐसा पढ़ेगा तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये क्या है समझ आएगा, ये क्या लिख रही है, क्या साइंटिफिक है क्या थियोरेटिकल, कौन सा थीस्ट है कौन सा अथीस्ट है, किसको समझ आना है। वो सिर्फ मुझे समझ आएगा क्योंकि वो मैंने बनाया हुआ है। इवन अगर मैं अपने भाई को भी शेयर करूंगी तो उससे भी नहीं समझ आना है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, पूरा एक क्लियर आइडिया कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूज़पेपर, यहाँ पे जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं वो एक तो दैनिक भास्कर है, दूसरा नवभारत है, जो जिसमें आपको काम की न्यूज़ेस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं तो दैनिक भास्कर प्रेफर करती हूँ। आपको न्यूज़ ऐसे पढ़ना है, कई बार ना न्यूज़पेपर में ऐसी फालतू न्यूज़ होती हैं जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं, और हम वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर नहीं कर पाते जो हमारे लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो सरकार की योजनाएं हैं, इसको सेकेंड या थर्ड पेज में एकदम छोटा सा दिए होते हैं, और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उन चीज़ों में फोकस करना है। पहले आप हेडलाइंस पढ़ लो सबका जो दिया हुआ है, हाँ इसमें इतना रन बना, ये छोड़ दो आगे बढ़ो, इस हीरोइन ये हीरो छोड़ दो आगे बढ़ो। जो आपको सरकार की चीज़ें जहाँ दिखी ना उसको थॉरो पढ़ना शुरू करो। और अगर इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, पेपर कटिंग काट के रखना है पेपर कटिंग कर लो, बट उसको हाईलाइट करके रख लो अपने पास। एग्जाम के टाइम वो आपके रिवीजन में काम आएगा। एक चीज आप ये कर सकते हो ना, जैसे मेंस में, प्री के लिए तो ठीक है सब कुछ एक ही सही चीज़ है, मेंस में सब्जेक्ट वाइज आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप अभी से जब अपना करंट अफेयर्स लिखते हो तो अपनी कॉपी को 6-7 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसमें मैं साइंस के करंट अफेयर्स लिखूंगी, इसमें मैं ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स लिखूंगी, इस पार्ट में पेपर 7 के एजुकेशन के करंट अफेयर्स लिखूंगी। तो ये क्या होता है, मेंस में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आपको सडनली मिलेगा कि हाँ एग्जाम से पहले जब आप जाओगे तो आप सुबह उठ के उसको देख सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। यही सारे ट्रिक्स तो हमें चाहिए ही सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चा बाइफरकेशन मिल गया ना। बाइफरकेशन, क्योंकि प्री के लिए तो आपके लिए सब सेम है, सब कुछ एक जैसा है, बट मेंस में ये आपको बहुत हेल्प करता है। ये मैंने इस साल फॉलो किया था और मैं सजेस्ट करूंगी, ये कर सकते हो आप। अपने करंट अफेयर्स को बाइफरकेट कर लो कि ये पेपर, आपको ये तो पता है ना कि पेपर 7 में एजुकेशन, स्कीम्स और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछेंगे, तो आप उन चीज़ों को एक जगह लिख लो। साइंस की जो चीज़ें मिल रही हैं, रिसर्च की, एनालिसिस की जो चीज़ें, उनको एक तरफ लिख लो। तो ये कर सकते हैं, ताकि जब पेपर के समय ही रहा आप उसको एक बार देख भी लोगे तो, और वो पक्का आप लिख के ही आओगे, कुछ ना कुछ आप घुमा फिरा के आप डाल ही सकते आप हो। अपने आंसर में उस चीज को लिख सकते हो, आपको सडनली याद आ जाएगा कि यार इससे रिलेटेड मैंने कोई चीज पढ़ी है करके, तो वो आपके आंसर में लिखने में हेल्पफुल होता है। ओके, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। प्री मेंस इंटरव्यू कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी आए हैं, पर उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो ले आएंगे आपसे। कई लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। एक फाइनल मैसेज चाहिए आपके तरफ से, जो आपको लगता है कि आपका एक सीक्रेट है, या आपने इस चीज़ को फॉलो किया जो स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए ताकि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो सके। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि ये एग्ज़ाम के लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, मैंने पहले भी कहा कि खुद की गलती देखना बहुत मुश्किल होता है, तो आप ये समझिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, बट हो जाता है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि मैंने ये आंसर गलत लिखा है, या मैं इसमें ये चीज़ें जोड़ सकती थी। सेकेंड चीज़, ये एग्ज़ाम आपसे बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है, तो बहुत पेशेंट रहिए। आपका प्री नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, मेंस नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, इंटरव्यू नहीं निकल रहा कोई बात नहीं।
थोड़ा घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, रो लो, रोना रोना बहुत अच्छा है, रो लो, रोना आए तो रो लेना चाहिए, मन के अंदर नहीं रखना चाहिए। 2 दिन रो लो, तीसरे दिन अपनी किताब उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ, एकदम शराफत से पढ़ने बैठ जाओ। हो गया, जो होना था वो हो गया, अब आप उसको नहीं बदल सकते। तो आपको बहुत पेशेंटली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है। और थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। कुछ भी सिचुएशन है, बुरे से बुरी चीज, आपको अपने लिए ये चीज करना है। आपका लक्ष्य एकदम अर्जुन की तरह होना चाहिए ना, मछली की आंख पर एकदम वही निशाना लगना चाहिए। तो आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेबोरस होना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है मैनेजमेंट। 10 घंटे 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, बट ये मत सोचना कि कई बार मैंने ये देखा कि लोग 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 24 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ना, आपको 8 घंटे पढ़ना है। 2 दिन 20 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन बुक ही नहीं छुआ। रोज 2 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, पर रोज पढ़ो। रोज पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज पढ़ाई करें, ये बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी कि आप सब हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ प्रिपरेशन करते रहें। आप सबका भी सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया Thank you. एंड अपना वैल्यूएबल शेयरिंग प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे ना कई लोग होंगे जो ना इसी मोटिवेशन का इंतजार कर रहे होंगे कि अगर मैम कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं सब कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक आए हो तो मतलब आप एक सपना लेके आओ और बस उसको पूरा करना है आप। बिल्कुल, एंड थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। हमारे एक प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर टॉपर को टैग करते हैं, तो आप किनको टैग करेंगे ताकि वो भी यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें? गरिमा तिवारी जी के बारे में मैं बोलूंगी। जी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कॉलेज टाइम से हम साथ में हैं। अच्छा। और वो बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल। तो गरिमा मैम, आपको इनवाइट करते हैं मेंटर्स ज्ञान की टीम कि आप यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। बाकी बहुत अच्छा लगा मैम Thank आपसे you बात so much, करके, एंड आप सब लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।